अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चन हर लेक्चर में लिखना पड़े तो आपको वो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। और स्क्रीनशॉट लेके मैं चला जाऊंगा जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर ऐप है, फ्री ऐप है, आराम से वहां पे जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आपको डालना है। स्पेशली गर्ल्स जो भी नोट्स बनाने में काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देती है, मैं जानता हूं आप लोगों में इनबिल्ट है, इनहेरिटेड है, आप चीज को नहीं निकाल सकते हो, आपको पता है, आपको पसंद है हर चीज अच्छे से रखना, सुंदर रखना, ठीक है। और अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आपके पास यहाँ पे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, उससे आप उसको वहां पे एक बार टैली कर सकते हो कि यार मैंने कोई लाइन तो नहीं छोड़ दी यहाँ पे। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर में टाइम का इशू आता है कि भैया हमारा पूरा दिन निकल जाता है लेक्चर कंप्लीट करने में और नोट्स बनाने में, उसको कैसे कम किया जाए, किस तरीके से हम लोग अपने नोट्स मेकिंग से टाइम बचा पाएं और उसको अपने रिवीजन में, और इस साल क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है तो अच्छे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि अब तो एटलीस्ट सबको पता चल गया है कि नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको टाइम बचा के रिवीजन करना होता है, टेस्ट देना होता है और अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। और नीट 25 को देने के बाद ऑलमोस्ट सबको ये बात समझ में आ गई है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग बेस्ट तरीके से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स को स्किप नहीं किया जा सकता है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोट्स बनाते समय कैसे टाइम बचाए और उस टाइम को अपने सही जगह जहां पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट कर पाए, वो कैसे पॉसिबल है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और आज मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन प्रॉब्लम है वो यही आती है कि आपका पूरा का पूरा दिन लेक्चर देखने और नोट्स बनाने निकल जाता है। बहुत बच्चे कह रहे हैं भैया हमारा 10 घंटे निकल जाते हैं, हमारे 11 घंटे निकल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इतना टाइम जाएगा तो आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 17-18 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। एंड में कर लिया 1-2 महीने अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक नहीं पॉसिबल है। तो आप किस तरीके से 12 घंटे के अंदर ही अपना रिवीजन और अपने नोट्स मेकिंग, लेक्चर देखने सबको कंप्लीट कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑलमोस्ट 6 घंटे की क्लास आपकी डेली होती है। 6 डेज पर वीक आपकी क्लासेस होती हैं, हर दिन आपकी 3 क्लासेस होते हैं और उनका ड्यूरेशन जो है ऑन एन एवरेज 2 घंटे का होता है। तो 6 घंटे की क्लासेस आपकी हो गई। लेकिन अगर सिर्फ 6 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाता सब कुछ तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हर एक क्लास के लिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा नोट्स बनाना निकल जाता है और ये ऑलमोस्ट 9 से 9.5 घंटे का टाइम हो जाता है। इसमें मैंने कोई भी ब्रेक कंसिडर नहीं किया। तो अगर आप ब्रेक कंसिडर करोगे तो वो 10-11 घंटे से ऊपर चला जाएगा। इससे कैसे बचे, कैसे इस टाइम को कम करें, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा अपना बचा पाए, वो समझना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो पहला सॉल्यूशन जो आप अप्लाई कर सकते हो वो ये है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में से टाइम बचाना स्टार्ट करो। इसमें मैं जो टेक्निक यूज करता था वो ये था, और इवन बहुत सारे टॉपर यूज करते हैं, वो है कि कोई भी नोट्स मत बनाओ बायोलॉजी इनऑर्गेनिक में, क्योंकि एट द एंड आप जाके एनसीईआरटी में शिफ्ट होने वाले हो। तो बेस्ट मेथड इसके लिए यही होता है कि आप हाईलाइट टेक्निक का यूज करो। अब हाईलाइट कैसे करना होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप पूरे बुक को रंग दोगे तो फिर वो हाईलाइट का भी कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इस पर कमेंट करते हो और मेरे को लगता है कि बच्चों को नीड है तो फिर मैं वो हाईलाइट टेक्निक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी आप मेरी एनसीईआरटी का रेफरेंस ले सकते हो, बायोलॉजी इनऑर्गेनिक दोनों का ही मैंने एनसीईआरटी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। अब ये जो हाईलाइटिंग टेक्निक है इसका सिर्फ टाइम बचाना गोल नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल जब आप नीट 26 का एग्जाम देने जाओगे और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन्स उठ के आएंगे। और क्योंकि आप स्टार्टिंग से उन्हीं लाइन्स को प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको वहां पे वो लाइन्स नहीं लगेंगी और उसको आपको प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा। इस बार जिसने बायोलॉजी में टाइम अच्छे से बचा है वही फिजिक्स में अच्छा कर पाया है या फिजिकल में अच्छा कर पाया है। तो बायोलॉजी को डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको वो चीज पढ़ के समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना पड़ता, क्योंकि आपने वो पहले लाइन देखी हुई है, आपको पढ़ते समझ आता है कि हाँ ये तो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा होता है, ये सही चीज है। अब अगर आप लेक्चर में नोट्स बनाते हो तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स एनसीईआरटी के लाइन्स को ही अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहे होते हैं, और मेरे को कोई फायदा नहीं लगता है कि उसी एनसीईआरटी के लाइन्स को आप टाइम इन्वेस्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, जबकि वो सेम चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो यहाँ से आप अपना टाइम बचाते हो। दूसरा, आप अगर नोट्स बनाने बैठते हो तो आप बहुत सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स को हाथ से बनाते हो, जो कि अच्छा पॉइंट है, आपको याद हो जाता है डायग्राम, बट वो चीज ऑलरेडी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। आप उसके जगह एनसीईआरटी के डायग्राम्स को याद करने में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बजाय कि आप जाके वहां पे डायग्राम्स अपने नोट्स पे बना दो। तो वहां पे भी आपका टाइम बचता है और उससे बेनिफिट भी आपको बाद में होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और तीसरी चीज जैसा कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा आपका टाइम बचता है, क्योंकि आप यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहे हो, ऑलरेडी एनसीईआरटी में जो लाइन प्रेजेंट है उसको आप मार्क कर रहे हो। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप मार्क कर रहे हो तो पहला मार्किंग आपका हमेशा पेंसिल से होगा। ये चीज जब मैं हाईलाइट वाली वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप लेक्चर कर रहे हो और टीचर आपके सामने पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये पीवाईक्यू इसको ऐसे सॉल्व करना है, उस पार्ट को स्किप कर दो। पीवाईक्यूज को कभी भी पहले सॉल्व करते समय टीचर को देखना ही नहीं, स्किप कर दो। आप एक पीवाईक्यू बुक ले लो, उसमें एक जगह क्वेश्चन रहते हैं। जब आप पूरा का पूरा चैप्टर सीख चुके होगे और मॉड्यूल्स कर चुके होगे, सारे क्वेश्चंस करना सीख चुके होगे, तो आप जाओ पीवाईक्यू करने, टाइमर लगाओ। उसके बाद जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो मेरे को एकदम नए क्वेश्चन लग रहे हैं, क्योंकि टीचर ने करवाए थे मॉड्यूल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो यहाँ मैच नहीं करते। तो नए क्वेश्चन को कैसे टाइम लिमिट करना है, अप्रोच करना है, जो कि आपके साथ एक्चुअल नीट एग्जाम में होता है, वो आप सीख पाओगे। आप डिटेल लेक्चर देखने वाले हो तो किस तरीके से इस हाईलाइट मेथड को यूज करना है ऑनलाइन लेक्चर के टाइम, इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जब भी आप डिटेल लेक्चर देख रहे हो तो उस समय आपका पूरा फोकस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, कंसेप्ट क्या बता रहे हैं सर, उसको मैं समझ लूँ अच्छे से। एक बार आप उस चीज को समझ जाते हो तो उसको लंबे समय तक रिटेन रखना आसान हो जाता है, क्योंकि आप इस समय नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको कोई रश नहीं है कि मेरे को नोट्स बनाना है, मेरे को समझना नहीं है, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे जाता है। उसके बाद जब आपका क्लास खत्म हो जाता है, आप क्या करो, रात का एक टाइम, सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले, जो भी आपको अच्छा लगे, उस टाइम को रखो कि मैं बायोलॉजी को रात को देख के सोऊंगा। उस समय आप एनसीईआरटी खोल लो। अब जब आप ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा।
ठीक है, जो भी लेक्चर उस दिन हुआ होगा उसका नोट्स अपलोड हो जाता है, वहां से आप उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जो रात का टाइम होगा सोने से आधे घंटे पहले, उस समय जो भी टॉपिक आज कराया होगा, मान लो आपको आज मैम ने पॉलिनेशन करवाया, आपने एनसीईआरटी से पॉलिनेशन खोला, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा उस टॉपिक को पढ़ने में। और क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, आपको दिखेगा अरे हाँ मैम ने ये लाइन बोला था इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर लिया पेंसिल से। अच्छा हाँ मैम ने बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने मार्क कर लिया एनसीईआरटी से। अरे मैम ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताया था जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैम ने बोलता है इंपॉर्टेंट है, मैंने साइड में उसको लिख लिया। इस तरीके से आप एनसीईआरटी में पेंसिल से लिख सकते हो पहले टाइम, ठीक है। और अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आपके पास यहाँ पे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, उससे आप उसको वहाँ पे एक बार टैली कर सकते हो कि यार मैंने कोई लाइन तो नहीं छोड़ दी, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं था जो मेरे को याद नहीं आता और मेरे को लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा का पूरा टाइम अंडरस्टैंडिंग पे दिया और फिर आपने रात को सोने से पहले एनसीईआरटी को भी पढ़ लिया और उसको क्योंकि आपने दूसरे बार सेम डे पढ़ा तो आपका रिवीजन भी हो गया। तो इस तरीके से आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट और रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी ये भी हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को एंड में उठाएंगे और उनको उसको उस समय समझना और वापस याद करने की, यार मैम ने तो बहुत दिन पहले एक लाइन बताई थी, अब मुझे याद ही नहीं है, तो आप उस समय बहुत सारे पॉइंट स्किप कर देते हो आप एनसीईआरटी का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि आपने अभी पढ़ा है और अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप बहुत सारे पॉइंट समझ पाओगे, अच्छा मैम ने ये जो बोला था एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आप डिटेल लेक्चर देख रहे हो तो टाइम भी बच जाएगा आपको और आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी बहुत आसान तरीके से। ऑल्सो क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसको एक टाइम पढ़ लेना और एक टाइम अच्छे से समझ लेना और मल्टीपल रिविजन करना, ये टेक्निक बेस्ट होता है किसी भी वोलेटाइल सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। और इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार अच्छे समझ लो, कोई भी नोट्स मेकिंग में टाइम इन्वेस्ट मत करो इसमें, और बाद में आप अच्छे से एनसीईआरटी को क्योंकि पढ़ लोगे बहुत स्टार्टिंग में ही, तो आप बहुत बार मल्टीपल रिविजन का कर पाओगे। ऑल्सो इस टेक्निक से आप 1 घंटा ईजिली अपना बचाओगे। आप अगर बायोलॉजी की नोट्स बना रहे हो तो आराम से आपका 1 घंटा बचेगा बायोलॉजी से सिर्फ, और उस टाइम को आप क्योंकि रिवीजन में दे रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा और एट द एंड नीट 26 में जब आपको सिलेक्शन होगा तो आपको बहुत खुशी होगी। अब बात करते हैं जो मेन नाइट में, देखिए भैया फिजिकल में जितना टाइम इन्वेस्ट होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, एक तो लेक्चर्स लंबे, ऊपर से क्वेश्चंस इतने उसमें लिखने हो जाते हैं ना कि हमें भैया एक तो हमारे साथ दिक्कत है कि हमें सारे क्वेश्चन लिखने पड़ जाते हैं। उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा कि कैसे टाइम बचाना है, और मेनली वो क्वेश्चन राइटिंग वाले पार्ट से कैसे टाइम बचाना है उसको समझो। सबसे पहले तो मैं सबको बोलता हूँ कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, क्योंकि लाइव लेक्चर्स अगर देखने जाते हो ना उसमें बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसी जगह आता है जहाँ पे आपको लगता है मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्किप नहीं कर पाता क्योंकि मैं लाइव देख रहा हूँ। इसका बेस्ट तरीका मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि आप एक दिन पीछे चलो, लेकिन उससे बहुत बच्चे को ये होता है कि भैया हम लोग फिर संडे का टेस्ट नहीं दे पाएंगे या हम लोग वीकली टेस्ट नहीं दे पाएंगे, या भैया हमें लगता है कि हम अगर लाइव लेक्चर नहीं देखेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। बहुत बच्चे ने कमेंट किया था जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसका मैं एक सॉल्यूशन आपको देता हूँ कि आप एक दिन पीछे मत चलो। आप लेक्चर मान लो आपका 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आप 9:45 पे बैठो लेक्चर देखने के लिए, तो आप लेक्चर से ऑलमोस्ट 40 मिनट पीछे चल रहे होगे और आप लाइव भी देख रहे होगे। लेकिन उस समय क्योंकि आप अपने पेस पे देख सकते हो, मान लो आपको लग रहा है ये जो पार्ट चल रहा है अभी वो बहुत ईजी है तो मैं इसको 1.5x पे देख लेता हूँ। अरे ये तो मैंने पहले पढ़ा था, मेरे को अभी भी समझ में आता है ये बहुत ईजी पार्ट है, तो मैं उसको 2x पे देख लूँगा। तो मैं अपने पेस पे किसी भी टॉपिक को देख पाऊँ क्योंकि मैं हल्का सा पीछे चल रहा हूँ। कोई टॉपिक ऐसा आ गया मान लो बीच में जो आपको लग रहा है यार ये टफ है, मेरा क्वेश्चन पिछले बार भी गलत हुआ है, मेरे से सॉल्व नहीं होता है, तो मैं उसको 1x पे ही देखूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डेड देखो और 2x पे पूरा लेक्चर निकाल दो और आपको समझ आए, कोई मतलब नहीं उससे। आप पेस वेराई कर सकते हो अगर आप थोड़ा पीछे चलते हो, ये बेस्ट बेनिफिट है। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ समझ में आ गई है लेकिन टीचर किसी और को समझाने के लिए उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहा है, तो उन पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो और वहाँ से टाइम बचा सकते हो। टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लेक्चर देख रहे हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी नोट्स बनाना है तो ज़्यादा डेकोरेट करने में टाइम इन्वेस्ट मत करो कि यार मैं एकदम अच्छे से लिखूंगा, बहुत स्लो लिखूंगा। आप एकदम ये फिक्स होगा मेरे 3 पेन है, 3 कलर के पेन यूज करना है मेरे को, ब्लैक ब्लू रेड। रेड से मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और इंपॉर्टेंट कोई नोट्स है तो वो लिखूंगा, ब्लू से मैं मेन टेक्स्ट लिखूंगा जो भी मेरा मेन थ्योरी होगा और मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लिखूंगा, और ब्लैक से मैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखूंगा। ये फाइनल कर लो। स्पेशली गर्ल्स जो भी नोट्स बनाने में काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देती है, मैं जानता हूँ आप लोग में इनबिल्ट है, इनहेरिटेड है, आप इस चीज को नहीं निकाल सकते हो, आपको पता है, आपको पसंद है हर चीज अच्छे से रखना, सुंदर रखना, लेकिन नोट्स बनाने में अगर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि लड़कों को मुझे पता है वो तो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं, उनको बाद में खुद ही समझ नहीं आता क्या लिखा उन्होंने, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि नोट्स बनाने में इतना खराब भी मत बना लो, इतना सुंदर भी मत बनाओ कि दोनों ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता। एक अच्छे लेवल का बनाओ कि आप बाद में उसको पढ़ के समझ पाओ, बस इतना कर लो। अब तीसरा पॉइंट है कि क्वेश्चंस का। भैया मेन जो प्रॉब्लम है ना नोट्स मेकिंग में, जो टाइम जाता है हमारा फिजिकल में, वो क्वेश्चंस लिखने में जाता है, या ऑर्गेनिक में जो सर एक्स्ट्रा रिएक्शंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते हैं वो लिखने में जाता है। तो उसमें क्या करें, उसमें ये करो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको सारे क्वेश्चन लिखने या नहीं लिखने। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं लिखने। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्क्रीन पॉज करना है, ठीक है, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। अभी आपने पढ़ा कंसेप्ट को, कैसे सर ने बताया कि कंसेप्ट अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन में, वो समझा आपने, अब उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। इससे एक तो पहला पॉइंट आपका आईक्यू बढ़ता है, आप खुद से क्वेश्चन पढ़ना सीखते हो, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना ये सीखते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसमें। उसके बाद जब आप एक बार अप्लाई कर लो, आपसे या तो क्वेश्चन बन जाए या तो नहीं बने, उसके बाद आप टीचर के सॉल्यूशन को देखो। अब 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने करेक्ट तो कर लिया लेकिन वो क्वेश्चन आपको लग रहा है यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ने बोला ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, या मेरे को लग रहा है कि मैंने उतने कॉन्फिडेंस से सॉल्व नहीं किया,
मेरे को लग रहा है यार मैंने सॉल्व तो किया लेकिन मैं कहीं पे मिस कर रहा था, मेरे से गलती से सॉल्व हो गया। अगर ऐसा पॉइंट है तो भी आप उस क्वेश्चन को लिख लो, या फिर टीचर ने कुछ ऐसा उसमें पॉइंट बताया या टीचर ने आपसे बेटर तरीके से सॉल्व कर दिया तो भी उस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। तो अगर ये 3 चीजें होनी है तो आपको उस क्वेश्चन को लिख लेना है, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तब भी उस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना है। अदरवाइज आपको अगर इजी या करेक्ट हो जाता है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले तो वैसे क्वेश्चंस को आपको नोट्स में नहीं उतारना है। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पर लेक्चर्स 10 से 15 ही होते हैं जो आपको लिखने पड़ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उन क्वेश्चंस को उतार लो कॉपी में। तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हैं, आप आराम से 10-15 क्वेश्चन निकाल लोगे, लिख लोगे, आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस कि आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर आपसे नहीं हुए, या आपको लग रहा है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं या सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चन हर लेक्चर में लिखना पड़ रहा है तो आपका वो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन को देख के उतार के आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस केस में आप ये प्रो टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो यूज़ करो। आपको क्या करना है कि जब भी आपका क्लास हो तो आप पूरा का पूरा टाइम कंसेप्ट समझने में और उसको लिखने में, थ्योरी लिखने में लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद जब भी क्वेश्चन है आपके सामने उसको रफ कॉपी में सॉल्व कर लो, ठीक है, हो नहीं हो वो आपको रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना। आपको पता है कि यार मेरे से या तो कम होंगे या मेरे को सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आपने बस रफ कॉपी में सॉल्व करके बाद खुद से ट्राई कर लिया। ऐसा नहीं करना है कि आपने सॉल्व ही नहीं किया। उसके बाद जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए आपको क्या करना है कि आपको अपने जो भी ऑनलाइन ऐप यूज़ करें, अगर मैं PW का यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको कि आपको PW का वेबसाइट खोल लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा नोट्स, उस लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा, उसके PDFs मिल जाएंगे। ऐप पे नहीं जाना क्योंकि आप वहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाओगे अपने फोन में, वो आपके ऐप पे रह जाता है। तो आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करोगे तो आपके फोन के डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद उस PDF को आपको खोल लेना है और आपको दिख रहा है कि अरे ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, ये सारे क्वेश्चन जो मेरे को लिखने थे लेकिन मैंने लिखा नहीं, मैं क्या करूँगा इन सारे क्वेश्चन का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लूँगा और स्क्रीनशॉट लेके मैं चला जाऊँगा JPG टू PDF कन्वर्टर ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऐप है। आराम से वहाँ पे जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आपको डालना है और वहाँ से PDF जनरेट कर लेना है। उसके बाद या तो आप उस PDF का प्रिंट निकलवा लो या फिर आप उस PDF को सिर्फ रीनेम करके रख लो जो भी चैप्टर का वो है। फॉर एग्जांपल अगर यूनिट एंड डायमेंशन का वो क्वेश्चन है तो मैं उसको रीनेम कर लूँगा यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं आराम से जब भी मेरे को रिवाइज करना होगा तो मैं नोट्स के थ्रू सारी थ्योरी रिवाइज कर लूँगा और क्वेश्चन आंसर्स को या क्वेश्चन सॉल्यूशंस को मैं आराम से इस PDF के थ्रू रिवाइज कर लूँगा। इस तरीके से क्योंकि आपने क्वेश्चंस को नोट्स से अलग लिखा तो एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि नोट्स का साइज आपका कम हो जाता है। और उसके बाद अगर आप नोट्स को PYQ सॉल्व करने के बाद हाईलाइट कर लेते हो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछें, ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, तो वो आपका शॉर्ट नोट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है आपने। तो काफ़ी छोटे नोट्स आपके बनेंगे और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आपका अलग रहेगा जिसको आप आराम से PDF के थ्रू रिवाइज कर सकते हो जब भी आपको रिवाइज करना होगा। तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाओगे। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ऑलमोस्ट 3 घंटे आपका डेली बचेगा फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर्स, क्योंकि आप क्वेश्चन राइटिंग वाले टाइम से बच जा रहे हो, आप डायग्राम बनाने से बच जा रहे हो, आप NCERT के सेम लाइन्स को वापस से अपने बायोलॉजी के नोट्स में उतारने से बच जा रहे हो, तो काफ़ी टाइम आप बचा लोगे। ऑलमोस्ट 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली आपका टाइम बचेगा। तो इसको फॉलो करके देखना, अगर आपको बेनिफिट हो तो इसको कंटिन्यू करो, पूरे जर्नी में आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि आप टाइम जो बचाओगे ना वहाँ से उसको आप रिविजन में और क्वेश्चन सॉल्विंग दे पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट्स मेकिंग तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे करते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता, सबको पता है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद होगी और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अगले वीडियो के लिए कमेंट कर दो। अभी मेरा 16 से 19 तक एग्जाम है तो हो सकता है वीडियो इस बीच में नहीं आए, लेकिन उसके बाद मैं फ्री हूँ तो मैं जितने भी मैंने वीडियोस प्रॉमिस किए हैं सारी वीडियोस बना दूंगा। और इस साल कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताया था ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ पे आया है इस बार। आपको ऑलमोस्ट 26,000 रैंक आपके 525 मार्क्स पे आया है। तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था 25,000 रैंक 525 मार्क्स पे, तो ऑलमोस्ट वही है। तो मेरे को पता है कि यार 525 मार्क्स से ऊपर आपको कैसे पहुंचाना है। अब बहुत सारे बच्चे जो कि जिनका फिजिक्स वीक था, डरते थे, उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को पार करना। तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, जैसे कि पहले क्या करते थे ऑलमोस्ट 2018 से पहले या 2017 2016 में कैसे अप्रोच किया जाता था, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एवरेज बच्चे और कैसे टॉपर्स इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।